नमस्कार दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल झुमरी तलिया में आप सभी का स्वागत है। झुमरी तलिया बीच बीच में आपको कुछ ऐसी खबरों से रूबरू कराता है जिससे आप कुछ सीखें, कुछ जानें और कुछ बेहतर करें। कुछ ऐसा ही आज हम आपके बीच लेकर आए हैं जिसे आपको सीखना और समझना दोनों बेहद ज़रूरी है। हमारे साथ हमारे मेहमान, उनकी तारुफ कराने से पहले आपको बता दें कि वैश्विक कोरोना महामारी में जिस तरीके से पूरी दुनिया हिल चुकी है, उसके बाद दूसरी लहर से जैसे पीक से अब धीरे धीरे लोगों को राहत मिल रही है। बीच में ही ब्लैक फंगस जैसी बीमारी फिर से कदम रख दी है। ऐसे में चिंता की बात यह है कि लोग अब इससे कैसे बचें। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनकी तारुफ करा दें। प्रोफेसर राजेंद्र प्रकाश मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को आप अपना पूरा परिचय बताइए, उसके बाद हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश मौर्य, क्षेत्रीय नेत्र संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर एवं नेत्र चोट कैंसर व आक्लोप्लास्टी यूनिट का प्रभारी हूँ। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर की पीक धीरे धीरे खत्म हो रही है और बीच में ब्लैक फंगस जैसी बीमारी आ गई, इसको आप किस रूप में देखते हैं और कैसे लोगों को इससे बचने की ज़रूरत है? देखिए, ब्लैक फंगस जिसे हम म्यूकोर माइकोसिस कहते हैं, ये कोई नई बीमारी नहीं है। ये बहुत पहले से लोगों में होता रहा है। जिन लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है, जैसे कि डायबिटीज़ के मरीज या अनियंत्रित डायबिटीज़ हो, या जिनको किसी भी प्रकार का कैंसर हो, या अंग प्रत्यारोपण के उपरांत उनको प्रतिरोधक क्षमता कम करने की दवाओं का सेवन करना हो, या व्यक्ति में किसी भी तरह से कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, तो ऐसे लोगों में सामान्य रूप से नाक में पाया जाने वाला ये फंगस, जो हमारे वातावरण में भी होता है, मिट्टी में भी होता है, वो एक तरह से शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और म्यूकोर माइकोसिस या ब्लैक फंगस नामक बीमारी को करता है। इसको बचने के लिए लोगों को सबसे पहले तो फंगस से बचाव करना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखना है। अगर वो डायबिटिक या मधुमेह के रोगी पहले से हैं तो उसका प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखेंगे। एक चीज़ और देखने को मिल रहा है, जैसे कि गंदगी, जैसे आपने कहा कि साफ़ सफाई से रहना चाहिए। कुछ लोग हैं कि जैसे आज जो मास्क लगाएं कल उसी का फिर से इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ऐसे लोगों को ज़्यादा खतरा है? देखिए, ऐसा है कि फंगस किसी भी तरीके से आपके शरीर में पहुंच सकता है या पहले से रहता है। हाँ, ये एक अलग फैक्टर है कि अगर आप एक ही मास्क को लगातार यूज कर रहे हैं और मास्क गंदा है और गीला है, नमी की वजह से फंगस उसमें आ सकता है। एक ये कारण है। बाकी आप अगर घरों में साफ सफाई नहीं करते हैं, आपके घर में झाले पड़े हैं, या आप जिस कमरे में रहते हैं उसमें अगर खिड़कियां नहीं हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, हवा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोगों में भी संभावना बनी रहती है कि फंगस आपके सांस के माध्यम से, आपके नाक के माध्यम से फेफड़े में पहुंच जाए। ब्लैक फंगस शरीर पर किस तरीके से हमला करता है? ब्लैक फंगस सामान्य रूप से हमारी नाक के अंदर जो झिल्ली होती है, जिसको हम नेजल म्यूकोसा बोलते हैं, अगर वो किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो जाए, जैसे कि कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान भी हो जाता है, जुकाम के रोगियों में भी हो जाता है, या आप मान लीजिए गंदे हाथ से अपने नाक को साफ करते हैं, नाक की पपड़ी को साफ करने के लिए, तो वो चोटिल हो जाता है। तो ऐसे में जो सामान्य रूप से म्यूकर फंगस हमारे नाक के अंदर है या वातावरण के हवा में है, वो नाक के माध्यम से होते हुए साइनस में और साइनस के माध्यम से होते हुए नेत्र गुहा यानी ऑर्बिट में चला जाता है। और अगर प्रॉपर इलाज नहीं किया जाए तो वो ऑर्बिट से आँख के पीछे से होते हुए ब्रेन में पहुंच जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि राइनो ऑर्बिटो सेरिब्रल म्यूकोर माइकोसिस। ये ब्लैक फंगस की एडवांस स्टेज होती है और ये जानलेवा होती है। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि कोरोना वायरस का क्या है कनेक्शन इससे, ब्लैक फंगस से? देखिए, ब्लैक फंगस के मामले कोरोना से ठीक हुए मरीजों में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कोरोना काल से पहले केवल मात्र 0.15% लोगों में ब्लैक फंगस देखा जाता था। इसका प्रमुख कारण है
कि कोरोना वायरस एक तो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम कर देता है, हमारे पैंक्रियास पे अटैक करके जो लोग डायबिटिक नहीं हैं, मधुमेह के रोगी नहीं हैं, उनको मधुमेह का रोगी बना देता है, क्योंकि उससे इंसुलिन की गुणवत्ता कम हो जाती है। प्रतिरोधक क्षमता कम होना, डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ का होना। तीसरी चीज़ कि ये वायरस जो है नाक की जो झिल्ली होती है उसको क्षतिग्रस्त करता है, जिससे ये सामान्य फंगस आराम से नाक और साइनस में पहुंच जाता है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के उपरांत शरीर के अंदर सीरम फेरेटिन, आयरन की मात्रा बढ़ जाती है। तो ब्लड में आयरन की मात्रा बढ़ने से जो आयरन लोड बढ़ता है, उससे फफूंदी का ग्रोथ, उसका बढ़ना और फैलना बहुत तेजी से हो जाता है। तो ये 3-4 कारण हैं जिसकी वजह से कोरोना वायरस ब्लैक फंगस को आमंत्रित करता है। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज़्यादा केसेस ब्लैक फंगस के देखे जा रहे हैं, पहली लहर में आखिर क्यों नहीं रहा ब्लैक फंगस, क्या वजह है? देखिए, ऐसा है कि ब्लैक फंगस कोरोना वायरस का जो संक्रमण दूसरी लहर में हुआ, वो एक म्यूटेंट टाइप का वायरस था जो बहुत ही घातक था, और वो बहुत शीघ्र ही अधिकांश लोगों में फेफड़े से, नाक से होते हुए फेफड़े तक पहुंच गया। तो स्वाभाविक है कि जब ज़्यादा लोगों को कोरोना वायरस का संक्रमण होगा, जबकि पहली लहर में आपने देखा होगा कि बहुत कम लोगों को कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ, तो जब पॉपुलेशन में ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे तो स्वाभाविक है कि उनकी इम्यूनिटी कम होगी और ज़्यादा लोगों को ब्लैक फंगस हो, पहला कारण। दूसरा कारण कि कोरोना वायरस का जो दूसरा लहर में संक्रमण हुआ, उसमें ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी। ज़्यादा लोगों में देखा गया कि वो पैनिक होकर के अधिक से अधिक स्टेरॉयड का सेवन करने लगे, बिना डॉक्टरी सलाह के स्टेरॉयड का सेवन करने लगे, ज़्यादा दिन तक लिए, ज़्यादा मात्रा में स्टेरॉयड का सेवन किए। इसके कारण से ब्लैक फंगस की संभावना भी ज़्यादा है सेकेंड लहर में। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल ये है कि इस ब्लैक फंगस से कैसे बचा जाए, और इस बीमारी को जिस तरीके से लगातार इसका दायरा बढ़ रहा है, ऐसे में अब गांव की तरफ भी इसका पैर पसर रहा है, तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इसका आंकड़ा कितना बड़ा होगा, कैसे बचाया जाए लोगों को, कैसे आप लोगों को सलाह देना पसंद करेंगे? जैसा कि आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस का संक्रमण काफ़ी कम हो रहा है, लेकिन कोरोना वायरस से ठीक हुए व्यक्तियों में अभी भी ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। और आज की तारीख में अगर देखा जाए तो देश में करीब 9,000 से 10,000 के बीच में ब्लैक फंगस के मरीज हैं, और ये ब्लैक फंगस के मरीज अभी भी बढ़ते रहेंगे। उसका प्रमुख कारण तो यही है कि कोरोना वायरस के वे रोगी जो हाई रिस्क पेशेंट कहलाते हैं, यानी कि उच्च जोखिम वाले मरीज, उनको कोरोना के लक्षण के बारे में नहीं पता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कोरोना के इलाज के दौरान या उसके उपरांत जब अस्पताल से उनको छुट्टी दी जाती है, तो चिकित्सक उनको सर्वप्रथम जो प्रारंभिक लक्षण हैं ब्लैक फंगस के, उसको बताएं, और ये भी कहें कि आपको जब भी कभी ये लक्षण प्रस्तुत हो तो आप तुरंत चिकित्सालय में जाएं। वो लक्षण हैं नाक का जाम होना, नाक में दर्द होना, आँख में दर्द होना, सर में दर्द होना, अचानक रोशनी का कम हो जाना, या नाक के अंदर से ब्लैक कलर के पानी का निकलना या रक्त मिला हुआ बलगम निकलना, एक तरफ का चेहरे में सूजन हो जाना, आँख की पलक का अचानक गिर जाना, या आँख बाहर की तरफ निकल जाए, चेहरे का कोई एक भाग सुन्न हो जाए, तो ये समझना चाहिए कि ये सब लक्षण जो है ब्लैक फंगस के हो सकते हैं। ऐसे में तुरंत अपने चिकित्सक से, आँख नाक कान गला विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। वो आपका सीटी स्कैन, एमआरआई ज़रूर कराएंगे, और कंफर्म करने के लिए नाक के अंदर से एक स्वाब लिया जाता है जिसमें फफूंदी का कल्चर करके देखते हैं कि ब्लैक फंगस के स्पोर हैं कि नहीं हैं। तो इस तरीके से प्रारंभिक लक्षण को जानते हुए और जितना शीघ्र हो सके इलाज के लिए अस्पताल में पहुँचें, तो उससे जो है बहुत हद तक कोरोना वायरस से बचा जा सकता है या उससे ठीक किया जा सकता है उचित इलाज के माध्यम से। डॉक्टर साहब, दर्शक ये भी हमारा मतलब एक सवाल उनके दिमाग में चल रहा था कि गांव में जिस तरीके से फंगस बढ़ रहे हैं, कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो जो बेसिक दवाइयां हैं, ताकि गांव से शहर आने में उनको बहुत समय लगता है,
तो बेसिक ऐसी दवाइयाँ हैं जो उससे उपचार शुरू हो जाए और गाँव शहर से आते-आते फिर उनके अच्छे से इलाज हो सके। देखिए, ऐसा है कि आपने कहा कि ये बीमारी गाँव में फैल रहा है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ये बीमारी गाँव और शहर में बराबर है। जिसकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, इम्यूनिटी कम है, चाहे वो गाँव का हो, चाहे शहर का हो, उसको ब्लैक फंगस की संभावना बनी हुई है और रहेगी भी बनी। लेकिन गाँव में चूँकि लोग काम करते हैं, खेत में, मिट्टी में, पेड़-पौधों के संपर्क में हैं, या उनके घरों में भी जो है लकड़ियों का, इन सब चीज़ों का सेवन प्रयोग किया जाता है, तो ये समझिए कि वहाँ पे फंगस होने की संभावना ज़्यादा है। दूसरा सवाल आपका ये था उसमें कि कोई बेसिक दवा हो जिससे कि वो पहले से उपचार करें और बच सकें, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ब्लैक फंगस बहुत ही गंभीर खतरनाक बीमारी है, जानलेवा भी है। इसका इलाज घर पे कतई संभव नहीं है। जो भी दवाएं उपलब्ध हैं उसका चिकित्सालय में, अस्पताल में विशेषज्ञ के अधीन भर्ती होने के बाद ही उपचार किया जा सकता है। और सबसे पहले तो उसका कंफर्म करना, डायग्नोसिस करना ज़रूरी है कि व्यक्ति को ब्लैक फंगस है कि नहीं। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए वैसे तो 3 पद्धतियां हैं। सबसे पहली पद्धति तो यही है कि व्यक्ति के शरीर के अंदर जो भी मृत पाया टिश्यू है, डेड टिश्यू है, उसको काट के निकाल दिया जाता है, जिसे हम डिब्राइडमेंट कहते हैं, जिससे कि फफूंदी का लोड कम हो जाता है, बीमारी बढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है। दूसरा इलाज है कि एंटी फंगल दवाएं, फफूंदी नाशक दवाएं हैं, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण दवा है लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। ये लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी थोड़ी महंगी दवा है, लेकिन बहुत सुरक्षित दवा है और बड़ी कारगर दवा है ब्लैक फंगस म्यूकर के केस में। अगर ये लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी नहीं मिलता है, आजकल बहुत महंगा है। उसका थोड़ा क्या रेट है ये भी बताएं ताकि देखिए, दर्शक। जो मार्केट में गवर्नमेंट ने तय किया है या कंपनी तय करती है वो 7,000 8,000 के लगभग होता है। लेकिन चूंकि उपलब्धता नहीं है तो मार्केट में उसके दाम बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने उसको अपने हाथ में ले लिया है, जिससे कि उसका काला बाजारी ना हो। तो लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन भी अस्पतालों में गवर्नमेंट उपलब्ध करा रही है। यदि वो नहीं मिल पाता है तो एक कन्वेंशनल ये एम्फोटेरिसिन बी होता है, उसको दिया जाता है। वो थोड़ा सस्ता होता है, वो करीब 400-500 का होगा, लेकिन उससे गुर्दे को क्षति पहुंचती है। इसीलिए एम्फोटेरिसिन बी कन्वेंशनल देने से पहले सीरम क्रिएटिनिन और गुर्दे के लिए ब्लड की जांच कराना, ब्लड यूरिया लेवल, ये सब करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर दोनों इंजेक्शन नहीं उपलब्ध हैं तब तीसरा एंटी फंगल है, जिसको हम बोलते हैं पोसाकोनाजोल। इसका टैबलेट भी आता है और इंजेक्शन भी दिया जाता है। तो एक तो पद्धति हो गई कि डिब्राइडमेंट, डेड टिश्यू को निकाल देना। दूसरा एंटी फंगल यानी कि फफूंदी नाशक दवाओं का सेवन प्रयोग करना। और तीसरा है कि जो मेन कारक हैं जिसकी वजह से ब्लैक फंगस तेजी से बढ़ता है, उदाहरण के तौर पे डायबिटीज, मधुमेह, अनकंट्रोल डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि कोरोना के मरीज इलाज के उपरांत ठीक होने के बाद अपना ब्लड शुगर जरूर समय समय से कराते रहें। और ब्लड शुगर यानी कि डायबिटीज का एक प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए, कंट्रोल में रहना चाहिए, अन्यथा ब्लैक फंगस की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो इस तरह से इलाज की तीनों पद्धतियां उपलब्ध हैं, हम लोग तीनों पे साथ साथ अमल करते हैं। लेकिन यहाँ फिर एक बार बताना चाहूँगा कि ब्लैक फंगस का इलाज घर में नहीं है, उसके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना, डॉक्टर की देखरेख में ही ये एंटी फंगल दवाएं या शल्य क्रिया तो अस्पताल में ही हो सकती है। डॉक्टर साहब, बड़ा कौतूहल का माहौल बना हुआ है कि लोग भाप और कूलर की हवा से जो ये ब्लैक फंगस है ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, ऐसा है कि ब्लैक फंगस मैंने बताया कि ये जो फफूंदी है ये सर्वव्यापी है। ये हमारे वातावरण में है, हमारे घर के हवा में भी है, हमारे नाक के अंदर भी पाया जाता है। हाँ, कूलर की हवा से ब्लैक फंगस का कनेक्शन इतना ही है कि अगर कूलर में आपने खस को नहीं चेंज किया है, पुराना खस लगा हुआ है, उसमें नमी है, उसमें धूल गर्दा बैठा हुआ है, तो फंगस के स्पोर जरूर होंगे। अगर आप डायरेक्ट कूलर के सामने हैं और उसके कण जो है आपके नाक से और मुंह से जा रहे हैं तो वो स्पोर आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रतिरोधक क्षमता में कमी होगी या आपके नाक के अंदर कोई इंजरी, चोट होगा, तभी वो फंगस अंदर प्रवेश करेगा। और जहाँ तक रही भाप की बात,
भाप से बहुत ज़्यादा कनेक्शन मैं तो नहीं समझता हूँ है, क्योंकि जो भी आदमी भाप लेता है शुद्ध पानी से लेता है, और पानी को गर्म करने के बाद तो पानी भाप तो ऑलरेडी स्टरलाइज्ड होता है, शुद्ध होता है। तो मैं इसको एकदम नकार देता हूँ कि भाप से कभी भी ब्लैक फंगस नहीं होता। डॉक्टर साहब, बनारस में हम हैं और बनारस राजनीतिक लिहाज से भी एक अलग है और धर्म अध्यात्म के हिसाब से भी एक अलग पहचान है दुनिया में। तो बनारस में ब्लैक फंगस का इलाज कहाँ हो सकता है, कौन से हॉस्पिटल है, ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं ताकि लोग वहाँ पर पहुँचकर जो भी इससे पीड़ित है वो अपना इलाज करा सकें। आपके इसमें मैं एक लाइन जोड़ना चाहूँगा कि बनारस हमारा शिक्षा की नगरी है, सबसे पुरानी नगरी है, और आपको बता दूं कि चिकित्सा की भी सबसे पुरानी नगरी है। यहाँ पे भगवान धन्वंतरी का कर्मस्थल रहा है। तो बनारस आज भी जो है आधुनिक समय में भी चिकित्सा के लिए एक तरह से हब है। यहाँ लोग आते हैं इलाज के लिए, न केवल अपने उत्तर प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश, पूर्वांचल, नेपाल, सब जगह से यहाँ लोग आते हैं चिकित्सा। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए बताऊं तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ब्लैक फंगस के लिए एक अलग कमेटी बनाई गई है, एक अलग वार्ड बनाया गया है, पोस्ट कोविड एंटी फंगल वार्ड ब्लैक फंगस के लिए। और जिन लोगों का कोरोना निगेटिव होता है उसको उस वार्ड में रखा जाता है। उसमें करीब करीब 120 बेड हैं, बेड को बढ़ाया गया है अभी। और बीएचयू में ही जो कोविड पॉजिटिव हैं उनको सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में अलग से एक पूरा फ्लोर है, 4th फ्लोर, वो ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए है जो ब्लैक फंगस के साथ साथ कोरोना पॉजिटिव हैं। दूसरा, हमारे चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर प्रोफेसर के गुप्ता साहब, डॉक्टर सौरभ सिंह, इन लोगों के प्रयास से 24 घंटे ऑपरेशन थिएटर आँख और नाक कान गले के चल रहे हैं, जिसमें कि वे ब्लैक फंगस के रोगी जिनमें एक्सेंट्रेशन की ज़रूरत पड़ रही है आँख निकालने की, या नाक के अंदर एक्सटेंसिव डिब्राइडमेंट की ज़रूरत पड़ रही है, या उनके जबड़े या ब्रेन में ब्लैक फंगस का संक्रमण हो गया है, तो एक मल्टी स्पेशलिटी टीम जिसमें न्यूरो सर्जन, मैक्सिलोफेशियल सर्जन, प्लास्टिक सर्जन और नाक कान गले और आँख के डॉक्टर तो सबसे अहम हैं, एक टीम है जो 24 घंटे काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि ब्लैक फंगस के लिए सबसे उचित और अच्छा इलाज का जगह है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, सर सुंदरलाल चिकित्सालय। और सबसे चिंता की जो सवाल है वो सवाल ये है कि क्या ये कोरोना की तरह जैसा मृत्यु दर उसमें देखा गया था दूसरी लहर में, क्या ब्लैक फंगस के भी आंकड़े उसी तरीके से होंगे? क्योंकि लोगों के अंदर एक डर अभी भी दिख रहा है, लोग घरों से निकलना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं, बहुत ज़रूरी काम है तभी निकल रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें, ज़रूरत की भी चीज़ें उनको चाहिए, लेकिन वो चाह कर भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। देखिए, बचाव इलाज से अच्छा होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। अगर वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो ये मान के चलिए कि कोरोना संक्रमण से अपने आप को बचा रहे हैं, और कोरोना संक्रमण के उपरांत ब्लैक फंगस के रोगी बढ़ रहे हैं। तो ब्लैक फंगस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कोरोना के उपचार के दौरान ही सावधानियां रखने की ज़रूरत है। जैसा कि आपको स्टेरॉयड का इस्तेमाल कम करें, अधिक समय तक ऑक्सीजन न लें, और ऑक्सीजन लेने की भी ज़रूरत है तो हाइजीनिक तरीके से उसका प्रयोग करें। तो ये चीज़ें तो बचाव की हो गई। दूसरी चीज़ कि आपने कहा कि मृत्यु दर, मैं कहना चाहूँगा कि कोरोना वायरस के दौरान भी मृत्यु दर अलग रहा है, और ब्लैक फंगस का जो मृत्यु दर है वो अलग है। सामान्य रूप से ब्लैक फंगस के रोगियों में जो मृत्यु दर निर्धारित है वो है 30 से 50%। अगर बीमारी जो है नाक और आँख तक सीमित है तो देखा गया है कि 30 से 50% ब्लैक फंगस के रोगी को मृत्यु देखा गया है आंकड़े में। लेकिन अगर यही बीमारी एडवांस स्टेज में हो जाए, ब्रेन तक पहुंच जाए, तो मृत्यु दर लगभग 80% हो जाता है। दूसरा, इलाज कब आपने शुरू किया ये भी मृत्यु दर को निर्धारित करता है। अगर आप ब्लैक फंगस का रोगी इलाज जो है 72 घंटे के अंदर शुरू रखता है या शुरुआत हो जाती है उसके इलाज की, तो मान के चलिए कि 30 से 50% रहेगा मॉर्टेलिटी रेट। लेकिन अगर इलाज आप 6 दिन बाद शुरू करते हैं, 1 हफ्ते बाद शुरू करते हैं, तो मृत्यु दर जस्ट डबल हो जाता है। ये रिसर्च और आंकड़े बताते हैं। जाते जाते एक और सवाल जहन में आ रहे थे, तो हमने सोचा कि आपसे पूछ लें
कि रिकवरी जो ब्लैक फंगस का रिकवरी है कितने दिनों में हो जा रहा है, लोग कब डिस्चार्ज होकर अपने घर पहुंच जा रहे हैं लोगों के बीच में, क्योंकि जिस तरीके से ये बढ़ रहा है लोगों को चिंता तो है, लेकिन साथ में साथ ये है कि हॉस्पिटल से जाने के बाद अगर हम सही होते हैं तो कितने समय में सही हो जाएंगे और कब अपने लोगों के बीच में पहुंच जाएं। देखिए, ऐसा है कि ये कहना कि कितने दिन बाद मरीज डिस्चार्ज हो जाएगा अस्पताल से, ये निश्चित नहीं है और ये हर पेशेंट वैरी करता है। सामान्य रूप से जब एक बार हम अस्पताल में ब्लैक फंगस के रोगी को भर्ती करते हैं तो उसको एटलीस्ट 3 हफ्ते तक एंटी फंगल दवाएं दी जाती हैं। अगर बीमारी एडवांस स्टेज में है या यूँ कहें कि स्टेज 2 में है, जो साइनो ऑर्बिटल म्यूकोरमाइकोसिस यानी नाक और ऑर्बिट में आँख में पहुँच गया है, या अगर ज़्यादा नेक्रोसिस हो रहा है, टिश्यू डैमेज, तो हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। शल्य क्रिया के उपरांत मरीज का हॉस्पिटलाइजेशन या हॉस्पिटलाइजेशन का जो पीरियड होता है वो बढ़ जाता है और पूरी तरह से ठीक होना भी निर्भर करता है पेशेंट की जो रोग की अवस्था है, उसकी इलाज का। केवल एंटी फंगल देने की ज़रूरत पड़ी, अगर माइल्ड है, हल्की बीमारी है ब्लैक फंगस की, तो इंजेक्शन दवा से पूरी तरह से आराम हो जाता है। लेकिन अगर एक्सटेंसिव है, बीमारी चारों तरफ फैल गया है, हमको ऑपरेशन करके जबड़ा भी काटना पड़ रहा है, आँख भी निकालना पड़ रहा है, तो ये मान के चलिए कि जब तक उसका घाव भर नहीं जाता है, रेगुलर ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, इंजेक्शन दवाएं देनी पड़ेंगी, हो सकता है स्किन का ग्राफ्ट लगाना पड़े बाद में, तो हॉस्पिटलाइजेशन थोड़ा लंबा हो जाता है। तो ये निर्भर करता है पेशेंट के रोग की अवस्था पर और कौन सा इलाज हम मरीज को दे रहे हैं। एक सवाल और भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल ये है कि कोरोना कर्फ्यू 30 मई तक समाप्त हो जाएंगे, क्या सरकार को कर्फ्यू और भी बढ़ाना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि ब्लैक फंगस का लगातार इजाफा हो रहा है या बढ़ रहा है पेशेंटों का दायरा, तो सरकार अगर कर्फ्यू फिर से बढ़ाती है तो लोगों को इससे राहत मिलेगा या फिर परेशानियां बढ़ेंगी? देखिए, ऐसा है कि कोरोना कर्फ्यू का निर्धारण करना सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी आपकी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, चाहे लॉकडाउन हो चाहे कोरोना कर्फ्यू हो, ये ब्लैक फंगस के लिए नहीं है, ये कोरोना के संक्रमण को, चेन को तोड़ने के लिए, रोकने के लिए है। तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ न्यूज़ से और जो ICMR का रिपोर्टिंग है उसके आधार से, तो कोरोना वायरस का संक्रमण कम हो रहा है। लेकिन कर्फ्यू, इन सब चीज़ों का निर्धारण जो है हमारी सरकार करेगी, जो पॉलिसी मेकर हैं वो करेंगे। लेकिन ब्लैक फंगस के लिए कोरोना कर्फ्यू की कोई ज़रूरत नहीं है। बस कोरोना के दौरान अपना उचित देखभाल और जो सतर्कता बरतनी है वो ज़्यादा है। ब्लैक फंगस में जो आँख निकालने की बारी आ जा रही है, क्या ये आँख निकालना ज़रूरत है, मतलब ज़रूरी है? देखिए, ऐसा है कि हमने आपको बताया कि ब्लैक फंगस की 3 अवस्था होती है। एक होता है साइनोनेजल म्यूकोरमाइकोसिस, जिसमें नाक और साइनस तक सीमित होता है, तो उसमें जो है केवल क्षतिग्रस्त पार्ट को डिब्राइड करके काट के निकाल देते हैं। दूसरी अवस्था होती है कि राइनो ऑर्बिटल म्यूकोरमाइकोसिस, जिसमें नाक से होते हुए हमारी नेत्र गुहा आँख के पीछे पहुंच जाता है फफूंदी या फंगस। ऐसे कंडीशन में अगर ज़्यादा नेक्रोसिस हो जाता है, मरीज की रोशनी चली जाती है, तो आँख निकालना ज़रूरी है। ये आँख निकालना इसलिए ज़रूरी है कि अगर व्यक्ति का ऑर्बिटल एक्सेंट्रेशन, आँख के साथ नेत्र गुहा के सारी चीज़ों को, मांसपेशियों को, चर्बी को, सब निकाल दिया जाता है। ये इसलिए किया जाता है कि बीमारी जो है, फंगस जो है, ब्रेन में न जाए, क्योंकि ब्रेन में जब जाएगा तो वो एक जानलेवा बीमारी होती है। तो आँख का निकालना या ऑर्बिटल एक्सेंट्रेशन एक तरह से जीवन रक्षक शल्य क्रिया है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिस भी मरीज को अगर आपका चिकित्सक, नेत्र सर्जन कहता है कि नहीं आँख निकालने की आवश्यकता है, तो उस पर अमल करना चाहिए, उससे मरीज की जान को बचाया जा सकता है। एक सवाल और बनता है कि जो आँख और जबड़े की काटने की बात आती है, उसके बाद जो विकृति होती है उसको आप लोग क्या करते हैं, कैसे फिर? देखिए, ऐसा है कि एडवांस स्टेज में हमको आँख भी ऑर्बिट का एक्सेंट्रेशन करना पड़ता है, नेत्र गुहा के अंदर सारा कंटेंट निकाल लेते हैं, जो भी स्ट्रक्चर है। साथ में अगर वो जबड़े में फैल गया है तो मैक्सिलोफेशियल सर्जन हमारी टीम में होते हैं, वो जबड़े का वो क्षतिग्रस्त पार्ट काट के निकाल देते हैं। उसके बाद जो कुरूपता आती है, विकृति आती है, या नेत्र गुहा की रिक्तता होती है, जो उसको सही करने के लिए, जिससे कि व्यक्ति
समाज से अपने को आइसोलेटेड कटा हुआ न समझे या वो मानसिक रूप से विक्षिप्त न हो, उसके लिए हम लोग कई तरह का प्रोस्थेसिस का यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑकुलर प्रोस्थेसिस, जिसमें कृत्रिम पत्थर की बनी हुई या सिलिकॉन की बनी हुई आंख को लगा देते हैं, या ऑक्लोफेशियल प्रोस्थेसिस होता है जिसमें जबड़े को सिलिकॉन मटेरियल का बना होता है, दूसरे साइड के जबड़े से एकदम मिलता जुलता होता है। वो एक तरह से क्रियात्मक तो नहीं होता लेकिन रचनात्मक सुधार किया जाता है। आजकल चश्मे में ही स्पेक्टिकल माउंट प्रोस्थेसिस आया है, यानी कि चश्मा लगा लेगा व्यक्ति तो दूसरी आंख सेम लगेगा कि जैसे जो नॉर्मल आई है उसकी तरह क्षतिग्रस्त आई है। तो वो व्यक्ति की सुंदरता को बनाए रखने के लिए, जिससे वो समाज में हीन भावना का शिकार न हो, तो आजकल ऑक्लोफेशियल प्रोस्थेसिस हम लोग शल्य क्रिया के कुछ महीने बाद मरीज को एडवाइस करते हैं। चलते चलते आप हमारे दर्शकों को सलाह दे दीजिए ताकि वो इस बीमारी से बच सकें। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ब्लैक फंगस सभी लोगों को नहीं होता है, सभी कोरोना के मरीजों में नहीं होता। जो हाई रिस्क पेशेंट हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जिनका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, जो लंबे समय तक ऑक्सीजन का सेवन किए थे या कोरोना के बाद जिनको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा, ये लोग थोड़ा सा प्रारंभिक लक्षणों को पहचानें और समय से इलाज कराएं, क्योंकि ब्लैक फंगस का इलाज पूरी तरह से संभव है जब आप समय से इलाज के लिए पहुँचें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा घबराने, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, और घर पे इसका इलाज नहीं है। ना तो गैर विशेषज्ञ चिकित्सक से इसका इलाज कराएं। ब्लैक फंगस होने पर आप सुपर स्पेशलिटी या सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, IENT के डॉक्टर या मैक्सिलोफेशियल प्लास्टिक सर्जन, इनको अवश्य दिखाएं और जो सही राय हो उस पर अमल करें। यही मैं सुझाव देना चाहूँगा। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश मौर्य जी, जो BHU के डॉक्टर हैं और नेत्र सर्जन हैं। पूर्वांचल में इनकी एक अलग पहचान है और आपको बहुत ही अच्छे से सलीके से आपको पूरी बात बताएं किस तरीके से आपको बचना है इस बीमारी से, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये बीमारी बढ़ रहा है, इसका सिर्फ एक ही इलाज है, वो डॉक्टर से आप परामर्श लेकर उसका सही इलाज करा सकते हैं। आपको एक अहम बात बता दें कि हमारी पूरी टीम मास्क का इस्तेमाल रोज़ाना करती है, लेकिन इस वीडियो को शूट करने के लिए सिर्फ मास्क को हटाया गया था। तो आप भी मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी बेहद ज़रूरी है। आपसे इजाज़त लेने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आप मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बना कर रहिए, तभी हम सब बच सकते हैं और इस कोरोना महामारी से जीत हासिल होगी।